गुड मॉर्निंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप अपने अध्ययन को और बेहतर बना सकें। वहीं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैंने जो लास्ट टाइम सोसाइटी का लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी, यानी कि सोसाइटी का जो लेक्चर किया उसमें 2 वीडियो बनाई और दोनों वीडियो अलग अलग थी, यानी कि टॉपिक से जुड़ी हुई थी, एक ही टॉपिक की। तो उसमें मैंने एक ही लेक्चर के ऊपर सोसाइटी लेक्चर 1 डाला है। तो मैंने इसलिए डाला है कि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे ये हो जाता है, अगर वीडियो ज़्यादा बन जाए यानी कि लेक्चर ज़्यादा हो जाए तो उससे ये होता है कि इतना बड़ा सिलेबस अगर सोसाइटी का ही है तो यूपीएससी का सिलेबस कितना वाइड होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले लेक्चर की जैसे एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं लेक्चर 1 डालूंगा, उसमें 2 वीडियो बनो या 3 वीडियो बने, इससे हमको कोई मतलब नहीं कि हम उस पर 2, 3, 4 इस तरीके से लेक्चर डालते जाए। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं करूंगा लेक्चर 1, उसमें 2 लेक्चर हो या 3 लेक्चर हो, यानी कि जब तक टॉपिक हमारा फिनिश नहीं होगा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं चलेगा, तब तक हम नए लेक्चर का नाम नहीं देंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इससे आपको भी यह हेल्प मिलेगी कि आपको यानी कि ये कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा कि लेक्चर 1, 2, 3 इतने लेक्चर कौन सा पढ़ा था और कौन सा छोड़ा था हमने। तो यानी कि मैं लेक्चरों की संख्या बाद में डाल दूंगा कि सोसाइटी के इतने लेक्चर हैं, उसी हिसाब से आप पढ़ते जाना। तो आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि सोसाइटी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश हो गया था, उसी टॉपिक से मैं आज आपको इंटरलिंक करके वहीं से स्टार्ट करूंगा। लास्ट टाइम कॉपी पेन निकालिए, हमने क्या किया था, वहीं से हम अपना सोसाइटी का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्यवसाय पर प्रतिबद्ध, नागरिक और धार्मिक अस्पृश्यताएं। ये 2 टॉपिक हमने यानी कि पढ़े थे लास्ट में। तो देखो, ये पढ़ा था व्यवसाय पर प्रतिबंध, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम यहीं पे समाप्त किया था। तो जब हमने यहाँ पे समाप्त किया था, आज हम नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नया चलेगा लेकिन लिंक यहीं से होगा, ठीक है। तो आज लेक्चर सेकंड, यानी कि मैं लिख भी देता हूं लेक्चर सेकंड। तो लेक्चर सेकंड आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। और कल संडे था, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया आपके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कुछ ही समय बाद आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो देखिएगा, हमने पढ़ा था व्यवसाय पर प्रतिबंध, यानी कि व्यवसाय पर प्रतिबंध मैंने आपको समझाया था। इधर 4 वर्ण बना के और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें क्या दिया हुआ था कि ब्राह्मणों का कार्य भी मैंने बताया आपको क्या था, पठन पाठन का कार्य, वेद मंत्रों का उच्चारण करना। दूसरा, क्षत्रियों का काम था सुरक्षा करना। तीसरा, वैश्यों का काम था व्यापार वाणिज्य करना। वहीं शूद्रों का काम था उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। तो देखिएगा, इसी व्यवसाय पर प्रतिबंध ने सोसाइटी के अंदर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। उस व्यवस्था को आपने सुना भी होगा, यानी कि कभी कभी आपने जब अपने घरों में पूजा अर्चना की हो या उसके ही संदर्भ में हमने कभी कभी शब्द जो पुराने पंडित जी या कोई पुराने सेवादार हमको जो प्रोवाइड करा रहे हैं सेवा, वो कभी कभी मालिक को जजमान बोल देते थे। क्या शब्द बोल देते हैं? जजमान। इससे प्रश्न बहुत आता है जजमान व्यवस्था से, जजमानी व्यवस्था से। इसको बताऊंगा फिर जिस दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसी व्यवस्था थी। अकबर के समय में एक व्यवस्था बनी थी, वो ऐसी व्यवस्था थी। मतलब इससे थोड़ी चेंज, मतलब है थी इसी, आधार उसका इसी तरीके का था। तो देखो, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या कोई भी आपको ज्यादातर मैक्सिमम टॉपिक इससे इंटरलिंकिंग करूंगा, ऐसे राइटिंग पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको जजमानी व्यवस्था से हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर कोई ऐसे उस तरीके का आया हमारी व्यवस्थाओं पर, सोसाइटी के ऊपर, तो वहां हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो वो जब हम आपको वो पढ़ाएंगे ऐसे राइटिंग, तो वहां इसका फिर हम रेफरेंस लेंगे। तो ये सीधी सीधी लास्ट टाइम यूपी पीसीएस में, लास्ट टाइम तो नहीं, 3-4 साल पहले यूपी पीसीएस में ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। बिहार पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न
आया हुआ है। अगर आपको वो प्रश्न भी मैं सोल्व करा दूंगा अगर आपको करना हो तो यहीं पर, वरना आप अपने आप से चेक करिएगा और जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको मेरे कराने की भी आवश्यकता शायद ना पड़े, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल जीरो से लेकर आपको पढ़ाऊंगा और आप थोड़ा समझते जाना ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो देखो, व्यवसाय पर प्रतिबंध लगने से एक व्यवस्था आई, जजमानी व्यवस्था। ठीक, कौन सी व्यवस्था है? जजमानी व्यवस्था। देखो, जजमानी व्यवस्था क्या थी, अब आपको ये देखना है कि जजमानी व्यवस्था क्या थी, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे आया। ठीक है, देखो, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध लगने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म के आधार पर हो गया। उसके जन्म के आधार पर होने से क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कारपेंटर के घर पर जन्म लेता है तो उसका व्यवसाय क्या हो गया? कारपेंटर। उसका बच्चा अगर किसी नाई के यहाँ यानी कि बार्बर के यहाँ अगर जन्म लेता है तो उसका बच्चा क्या हो गया? बार्बर हो गया। वहीं अगर किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है और वो उस घर का प्रोफेशन क्या है? टीचिंग, तो वो बच्चा क्या हो गया? टीचर। वहीं पर कुछ ऐसी चीजें थी कि वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट या बच्चे को बाहर की ओर नहीं जाना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंदर उसके पिताजी ही प्रशिक्षक होते थे, यानी कि पिताजी प्रशिक्षक इसलिए होते थे कि वहाँ पर जब जजमानी व्यवस्था है, इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे वर्ण व्यवस्था तुमने पढ़ी है, वैश्य शूद्र वगैरह, जो सेवा करने वाली सारी की सारी जातियाँ थी, तो जैसे यहाँ बढ़ई, नाई और कुम्हार और धोबी, यानी कि उसमें कपड़े धोने वाला, ये मान लो। वैसे तो बहुत सारी जातियाँ थी। तो देखो, जजमानी व्यवस्था क्या थी? जजमानी व्यवस्था में बहुत सारे लोगों का एक समूह बना, क्योंकि बाकी तो देखो इनके प्रतिबंध लगा हुआ था, आपने देखा इनके कार्यों पर प्रतिबंध था, यानी कि कोई उच्च कार्य नहीं कर सकते थे। तो जिस समय की जिस तरीके की यह जिस समय सेवा देते थे तो इनका एक समूह बना, और जो समूह बना वो सामूहिक रूप से अपने लोगों को वहां के सेवा प्रदान करते थे। जब ये लोग सेवा प्रदान करते थे, जो नाई है वो बाल कटिंग की सर्विस देगा, जो बढ़ाई है वो दरवाजे, विंडो, चेयर, फर्नीचर को बनाएगा, जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बना के देगा, जो धोबी है वो आपको क्या देगा? आपके कपड़े वॉश करके देगा। तो इन जातियों का समूह जो बना, इसी को क्या कहते हैं? जजमानी व्यवस्था। देखो, ये जजमानी व्यवस्था कैसे बनी? इनका समूह हुआ, ये क्या हुए? सेवा देने वाले, और जो व्यक्ति सेवा लेने वाला हुआ उसको क्या बोला? जजमान। जिसको सेवा दिया वो क्या हुआ? जजमान, और जिसने सेवा दी वो होगी जजमानी, पूरी की पूरी ये व्यवस्था। तो देखो, एक तरीके से ये उच्च और निम्न को दर्शाता है, ये उच्च और ये निम्न, यानी कि ये प्रेतक एक तरीके से इसको दर्शाता है, यानी कि ये इसका प्रेतक है। उसी भाव से ये व्यक्ति इससे मिलता था। तो देखो, यानी कि जो समूह या जाति किसी अपने समाज के व्यक्ति को सेवा देते थे उसे जजमानी व्यवस्था कहते थे। तो जो सेवा लेने वाला होता था उसको जजमान कहते थे। वहीं जो जातियां, ये वाली जातियां सभी सेवा देती थी, इनको क्या बोलते थे? कमीण। क्या बोलते थे? कमीण। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारी जातियां क्या कहलाई? कमीण। क्या कहलाई? कमीण। देखो, कमीण इसलिए कहलाई क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर इन्होंने सामूहिक रूप से अपना एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप में, इस व्यवस्था में सेवादार प्लस सेवा लेने वाला, यानी कि सेवा को हायर करने वाला। तो जिसको सेवा दिया वो जजमान कहलाया, जिसने सेवा दी वो कमीण कहलाए। तो ये सारी जातियां कमीण इसलिए कहलाई। देखो, यहाँ पे ब्राह्मण को छोड़कर, यहाँ पर ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सभी जाति कमीण कहलाई। देखो, सेवा ब्राह्मण भी देता था, सेवा तो ये भी देते थे, लेकिन ये कमीण की व्यवस्था से बाहर रहे। तो ब्राह्मणों को छोड़कर जो अन्य जातियां उस समय सेवा देती थी, उन जातियों के समूह को कमीण जाति कहते थे।
और जो उन कमीन जातियों से सेवा लेता था उसको जजमान कहते थे। इस पूरी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते थे। समझ गए? तो देखो, जजमानी व्यवस्था प्राचीन बहुत समय से चली आ रही व्यवस्था थी एक। इसी के तहत आपने देखा होगा अब क्या हुआ, जजमानी व्यवस्था धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रही है। जहां आज जजमानी व्यवस्था है भी है तो वो केवल और केवल प्रतीकात्मक रूप में है, यानी कि व्यवहारिक रूप में जजमानी व्यवस्था आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर। तो इसलिए जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्ति की ओर उन्मुख है। वहीं जजमानी व्यवस्था में क्या हुआ, जजमानी व्यवस्था में लोगों का प्रशिक्षक लेने का कहीं बाहर आवश्यकता नहीं पड़ा। वहीं अगर कोई बार्बर का बेटा है तो यानी कि उसको प्रोफेशन को लेकर इतना क्लियरिफिकेशन था कि उसको किसी और साइड देखना ही नहीं। जैसे आज के समय में बच्चा इतना कंफ्यूजन में है कि मुझे करना क्या है, उसको ये पता नहीं चल पाता इतनी जल्दी से कि मुझे करना क्या है। वो क्या करता है, कभी कुछ प्रोफेशन के बारे में सोचता रहता है। एक दिन फिर जब उसको कुछ समझ ही ठीक से नहीं आता तो वो क्या करने लगता है, भटकाव का शिकार हो जाता है। और जब भटकाव का शिकार हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के साथ साथ फिर क्या करता है, वो सुसाइड तक कंडीशन पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता था, देखो, बढ़ाई के घर जन्म ले लिया तो यानी कि उसको काम ही एक करना है, उसका तो एम्स बिल्कुल क्लियरिफिकेशन है। इसमें प्रशिक्षण लेने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे उसके पिताजी ही प्रशिक्षक है। क्योंकि जब कर्म के आधार पे है तो क्या हो गया, उसके पिताजी भी तो बढ़ाई होंगे, जब भी तो ये कमीन व्यवस्था कहलाई। और यानी कि ये जातिगत रूप से इसी का बच्चा वही काम करेगा जो उसके पेरेंट्स करते हैं, तो प्रशिक्षक कौन होगा, उसके पिताजी। तो ये व्यवस्था हुई जजमानी व्यवस्था। इसमें परिवर्तन धीरे 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 आया। कैसे? प्रश्न आएगा वहां से कि वर्तमान में जजमानी व्यवस्था की क्या प्रासंगिकता है, उस तरीके से प्रश्न आएगा। या जजमानी व्यवस्था ने समाज में जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया। कैसे आएगा प्रश्न कि जजमानी व्यवस्था ने समाज में जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया या कैसे जड़ता का शिकार बनाया। वो सभी क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। प्रश्न आया हुआ है कि वर्तमान संदर्भ में जजमानी व्यवस्था की प्रासंगिकता को बताइए। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने होंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और किस तरीके से हम आपको इनको डिफाइन करेंगे और कैसे इनसे मेंस के फॉर्मेट बनेंगे। वहीं इतना ही नहीं, इनमें अभी हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान से इसको कैसे, व्यवस्था जो वर्तमान में है उससे ये कैसे भिन्न है, क्या आज भी इसके बिंदु दिखाई पड़ते हैं आज की सोसाइटी के अंदर, तो वो सभी हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, जजमानी व्यवस्था समझ गए सभी लोग? मैं आशा करता हूं सभी समझ ही गए होंगे, ये तो मान के चल ही सकते हैं। तो देखो, जजमानी व्यवस्था तो आपको मैंने समझा दिया। अब जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन आया कैसे, और जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ समाज में बदलाव होता गया, यानी कि वो किस कारणों से बदलाव हुआ, किस कारणों से नहीं हुआ, वो हम आज आपको यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखो, जजमानी व्यवस्था में एक बात और भी ध्यान रखना, जजमानी व्यवस्था के प्लस निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तभी आप मेंस का प्रश्न इससे कर पाओगे। अब देखो, मैं आपको बता दूं जजमानी व्यवस्था में क्या होता था। जजमानी व्यवस्था केवल व्यवसाय के आधार पर ही नहीं थी, जजमानी व्यवस्था में आपसी अंतर संबंध भी व्यक्तियों के अंदर था, यानी कि आपस में सद्भाव होता था। जैसे किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षत्रिय के घर पर कपड़े वॉश करने के लिए आता था, यानी कि उनके कपड़े वॉश करता था, एक तरीके से उसमें यानी धोबी था। तो जब क्षत्रिय वगैरह जी के घर जाते थे सुबह ही वो, और जाने के बाद उनके घर से कपड़े कलेक्ट करके लेके आते थे, घाट पे धोकर फिर वापस करके जाते थे, तो उसके साथ एक तरीके से उसका व्यक्तिगत संबंध भी बेहतर हो गया। तो यानी कि समता मूलक समाज के जैसे एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ था। कभी कभी क्या होता था कि अगर कभी धोबी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो वो जिसके यहाँ काम करता था उससे उसकी सहायता भी ले सकता था और सहायता करते भी थे। यानी कि जातिगत समूह के आधार पर तो ये चेंज था, लेकिन वहीं क्या हुआ कि आपसी अंतर संबंध भी थे। जैसे किसी धोबी के घर पर किसी की लड़की की शादी हुई तो उसमें जिसके यहाँ ये काम करता था उससे इसने हेल्प मांगी, यानी कि जिसको ये सेवा देता था, तो अपने जजमान से
हेल्प मांगते थे और इनकी हेल्प की जाती थी। तो उससे क्या होता था, कभी ये व्यक्ति भी उससे आहत नहीं हुए। यानी कि जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर बना हुआ था वो एक तरीके से अपने कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था उस समय के हिसाब से। हम एकदम से इसको गलत साबित नहीं कर सकते। जो इसकी गलतियां थी वो आप समझ ही गए होंगे कि जातिगत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस तरीके का एप्टीट्यूड या एटीट्यूड ही नहीं रखता, यानी कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं बाल काटने में, तो जबरदस्ती उसको बाल काटना पड़ता था। उस तरीके के जो इसके नकारात्मक पक्ष है वो हम साथ साथ आपको पढ़ाएंगे जब मेंस का फॉर्मेट बनवाएंगे, और आगे टॉपिक भी आएगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या रहे, वहां हम इसको पढ़ाएंगे। तो देखो, जातिगत व्यवस्था के साथ साथ जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ ये देखना है। यानी कि जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन किस कारण हुआ। अब पढ़ना ही है हमको, टॉपिक ये है जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन किस तरीके से आया। यानी कि जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन औद्योगिकरण यानी आर्थिक कारण के कारण कैसे आया। यानी कि आर्थिक कारण, इसमें आर्थिक कारण क्या रहा होगा। अब देखो, जजमानी व्यवस्था में आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण में कौन सा आ जाएगा, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, विमुद्रीकरण, ठीक। कौन सा हो गया, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन यानी कि, ठीक है, हो गया मौद्रीकरण। ये विमुद्रीकरण ना लिखकर क्या लिखो, सॉरी, मौद्रीकरण, ठीक है, मौद्रीकरण हो गया और औद्योगिकरण हो गया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मौद्रीकरण। दूसरा, व्यापारियों का यानी कि व्यवसाय का क्या हुआ, व्यापारियों के द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा था उसका क्या हुआ, वाणिज्यीकरण, यानी कि व्यवसाय का वाणिज्यीकरण। ठीक है, ये क्या हुआ, वाणिज्यीकरण व्यवसाय का। अब देखो, व्यवसाय का वाणिज्यीकरण क्या हुआ, व्यवसाय का वाणिज्यीकरण इस तरीके से हुआ कि जो औद्योगिकरण ने क्या काम किया कि इन तीनों जो हमने लिखे बिंदु, औद्योगिकरण, मौद्रीकरण, व्यवसायीकरण, इन तीनों कारणों के चलते जजमानी व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया। यानी कि जो व्यवस्था थी बाजारोन्मुख होने लगी, यानी कि बाजार उन्मुख होने लगी। जब ये तीनों चीज आ जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, मार्केट आई। अब जब मार्केट आ गया यहाँ सभी जगह पे आर्थिक कारणों में, तो मार्केट तो इसे क्या करेगा, बाजार उन्मुख। जब बाजार उन्मुख होगा तो क्या होगा, फिर वो जो व्यवस्था बनी हुई है आपकी वो यहाँ से टूटने लगेगी, यानी कि जजमानी व्यवस्था कमजोर होने लगेगी। जब जजमानी व्यवस्था कमजोर होगी तो यानी कि उसके साथ साथ एक व्यवस्था क्या कमजोर होगी, जाति व्यवस्था। क्यों, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो हो सकता है उसका मंत्रों में या पठन पाठन में माइंड या इंटरेस्ट ना हो, वो क्या काम करना चाहे, किसी बिजनेस को अपनाना चाहे, और बिजनेस को अपनाने के लिए जजमानी व्यवस्था को तोड़ना होगा, और उसी के आधार पर फिर ये आर्थिक कारण हुआ, यानी कि औद्योगिकरण, मौद्रीकरण और व्यवसाय का वाणिज्यीकरण। इसने क्या किया कि उस पर जजमानी व्यवस्था पर चोट की, यानी कि उसको थोड़ा डाउन किया। तो इससे जैसे उद्योगीकरण में ने भी क्या किया, व्यवस्था क्या होगी, जैसे कोई बार्बर की शॉप खुली, उसने क्या किया कि मैं अनाज नहीं लूंगा। यहाँ जजमानी व्यवस्था में तो ऐसा होता था ना, सेवा दी, उसके बदले अनाज ले लिया, पैसे भी दे देते थे, अनाज भी दे देते थे। तो मैक्सिमम क्या होता था कि ज़्यादातर जैसे ये सारी कम्युनिटी जातियाँ उनको सेवा प्रोवाइड कराती थी, तो उनको अनाज दे देते थे, कभी कभी कुछ आर्थिक सहायता भी दे देते थे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अनाज का मामला था, नहीं पता लगा बार्बर की शॉप आपकी रुड़की में खुली हुई है, और कोई बच्चा बाल कटाने के लिए आया किसी गांव से, पास के गांव से, जैसे कोई भी गांव ले लो रुड़की से, मेहवर या कोई भी गांव ले लो, पनियाला या ढंडेड़ा या कोई भी गांव ले लो आप, सलेमपुर या शेरपुर, यानी कि जो भी इसके आसपास
गांव लगे हुए हैं रुड़की के। तो देखो, जब व्यक्ति बाल कटाने आएगा, स्टूडेंट या कोई भी बच्चा, तो क्या होगा, वो घर से क्या लेके आ गया, पैसे या अनाज? पैसे लेके आएगा, अनाज नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ जा रहा है बाल कटाने के लिए? सिटी में। सिटी में अनाज कहाँ उठाए घूमेगा? तो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ, इसने कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को उस तरीके से चोट की कि बाजार उन्मुख कर दी। यानी कि बाजार उन्मुख, लाभ और हानि पर चलने लगी व्यवस्था। वहाँ लाभ और हानि नहीं था इतना ज्यादा। लाभ और हानि वहाँ कमी जातियों के अंदर जब जजमानी व्यवस्था थी, काउंट बहुत कम होता था, क्योंकि घर में अगर कोई गेस्ट आ गया, उसके भी बाल काटना होते थे, तो उसको कोई अलग से उसका चार्ज नहीं दिया जाता था। वहीं अब देखो, अगर आप अकेले कहीं पे बार बार सिटी में बाल कटाने जाते हो, अगर आप अकेले जा रहे हो, चाहे आप उसके पास 10 साल से क्यों नहीं अकेले व्यक्ति के बाल कटाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपसे जितने, आपके जैसे 50 रुपये आपकी कटिंग के लेता है, तो 50 रुपये लेगा। वहीं आपके साथ आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार आ जाए और वो आपके साथ जाए शॉप पर, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि आप उसको 50 रुपये दोगे। देखो, उसके आपसे संबंध बहुत अच्छे हैं, आप उसको कितने दोगे? 100 रुपये। यहाँ जजमानी व्यवस्था में ऐसा नहीं प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कोई बाल कटाने आया, या ज्यादातर क्या होता था कि ये खुद ही कमीन जातियां उनके घर पे सेवा देने के लिए जाती थी। वहाँ उसके घर पे कमीन जाति की बहुत कमाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ भी जातिगत स्तर मेंटेन करके रखा हुआ था कि हमको कमीन के घर सेवा लेने नहीं जाना, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, वो हमसे निम्न है, इसीलिए वो हमारे घर पर ही आकर सेवा देगा। तो देखो, यानी कि जैसे इसने 100 रुपए दिए, और जजमानी व्यवस्था के अंदर क्या था, जो कमीन जाती थी सारी, जैसे तुम्हारे यहाँ 4 रिलेटिव आ गए, 4, एक नहीं, वहां एक ही था, यहाँ 4 आ गए, तो आपने बोला बार्बर को कि बाल काटने आ जाना। तो वो जो आपकी कटिंग करने आया, आपकी की प्लस 4 इनकी की, यानी कि 5 कटिंग की, उससे कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा, लेकिन उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। क्या? कि बात आपकी एक व्यक्ति की है और आपके यहाँ 4 रिलेटिव के भी उसने कटिंग की, उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा अनाज नहीं दिया गया। तो यानी कि उस सेवाचार की सेवा का कोई चार्ज इसको नहीं दिया गया। ये जजमानी व्यवस्था की एक तरीके से नकारात्मक एस्पेक्ट्स भी थे। तो देखो, अब पहला बिंदु देख लिया आपने, आर्थिक कारण ने इसको कैसे कमजोर किया। दूसरा, शैक्षणिक कारण। दूसरा क्या हुआ? शैक्षणिक कारण। तो देखो, शैक्षणिक कारण कैसे हुआ? शैक्षणिक ये कार्य हुआ कि जब बच्चे, स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ने लगे, तो बाहर जाकर पढ़ने के क्रम में उन्होंने इस व्यवसाय को निम्न समझना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अपनी जो चली आ रही व्यवस्था थी, सभी ने इसको, मैक्सिमम लोगों ने समझना गलत स्टार्ट कर दिया। और क्या क्या कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अब पढ़ लिखने के बाद शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि किसी के पास भी अगर आ जाए तो वो उसको बेहतर बना ही देता है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा अधिकार है, अगर वो कोई एक बार ग्रहण कर ले तो वो अपना विकास सभी आयामों में करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो देखो, जब व्यक्ति, देखो जैसे यहाँ 4 व्यक्ति गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, या किसी कॉलेज वगैरह में हॉस्टल में गए पढ़ने के लिए, ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति बाहर पढ़ने के लिए गए, चारों अलग अलग कास्ट से आते हैं। तो जब चारों अलग अलग कास्ट से आते हैं, तो उसमें क्या हुआ, मान लो ये हो गए ब्राह्मण साहब, ये हो गए आपके क्षत्रिय, ये हो गए आपके वैश्य, ये हो गए आपके, जाति ले लो कोई भी, पंडित जी, ये मान लो जाट, ये मान लो कुम्हार, ये मान लो नाई। यानी कि ये बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए। जब ये बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए, तो इसमें क्या हुआ कि इसी क्रम में उनके साथ में क्या हुआ, फिर आपस में बात होनी स्टार्ट हुई, परिचय हुआ। तो इसने कहा कि मेरे 12th में 70% नंबर थे,
ब्राह्मण साहब ने कहा कि मेरे 60% ने, इसने कहा कि मेरे 90% थे, और क्षत्रिय साहब ने कहा कि मेरे 55% थे। तो यानी कि आप परसेंटेज से आंकड़ा लगा सकते हो कि किसकी परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा है, और परसेंटेज ज्यादा है तो कम परसेंटेज वाले का उनके प्रति नजरिया बदल जाएगा। किस तरीके से आप अभी अपने व्यवहारिक रूप से स्कूल क्लास में देखते भी होंगे। तो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति आई हमारी, आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण जजमानी व्यवस्था पर चोट पहुंची, क्योंकि सभी बच्चे अपने कर्म के हिसाब से, यानी कि अगर कोई पढ़ने में अच्छा है और उसका माइंड क्या कह रहा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा, तो उसने शिक्षा देना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, प्रोफेशन क्या था कुमार का, मिट्टी के बर्तन बनाना, लेकिन पढ़ने के कारण, अपने आधुनिक शिक्षा से भलीभूत प्रतिभूत होने के कारण इसने टीचिंग प्रोफेशन अपना लिया, और टीचिंग प्रोफेशन अपना लिया, जबकि जाति व्यवस्था इसको क्या बोलती थी कि तुम्हें क्या करना है, बर्तन बनाने, और यहाँ इसने क्या किया, टीचिंग करना। तो यानी कि कौन सा किसका काम है, ब्राह्मण का। जब ब्राह्मण का काम है तो जाति व्यवस्था खंडित की। इसीलिए शैक्षणिक जो व्यवस्था आधुनिक मॉडर्न शिक्षा आई, उसने कैसे किया, जाति व्यवस्था को समाप्त किया। समाप्त करने के क्रम में सभी वर्गों का इसमें क्रम बदल बदल के योगदान स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट कारण, सामाजिक कारण। दो कारण बता दिए मैंने आपको, एक आर्थिक कारण, एक शैक्षणिक कारण। तो टॉपिक डालते जाइएगा, यानी कि जाति व्यवस्था को कमजोर करने के कड़ियां क्या क्या हैं। तो और डालो आप, सामाजिक कारण क्या रहा इसको, जाति व्यवस्था को सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण जाति व्यवस्था को कमजोर करने का था, क्योंकि इसके संबंध में क्या हुआ कि भेदभाव ऑटोमेटिक कम होने स्टार्ट हो गए सामाजिक रूप से। जैसे समाज में उच्च जातियां और निम्न जातियों के बीच बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो धीरे 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 सामाजिक रूप से, जैसे जैसे समाज रिफॉर्म होता गया और अपने विशेषाधिकारों के प्रति सचेत होता गया, तो देखो इससे सामाजिक संबंध में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बदली हैं, जो चेंज हुई है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, एक मिनट। तो देखो अब क्या हुआ, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में शैक्षणिक व्यवस्था के कारण क्या हुआ, बदलाव आता चला गया धीरे धीरे। जब सामाजिक कारणों के कारण, शैक्षणिक कारण से इसमें बदलाव आया, तो बदलाव आने के साथ साथ क्या हुआ, कोई भी काम नीचा या ऊपरा नहीं देखा गया, यानी कि निम्न या उच्च नहीं देखा गया। जब किसी कार्य को निम्न और उच्च नहीं देखा गया, यानी कि एक तरीके से स्ट्रीम लाइन में, यानी कि पैरेलल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखने की चेष्टा की गई, तो जाति व्यवस्था क्या कहती थी कि टॉप टू बॉटम, लेकिन इसने क्या किया कि नहीं, टॉप टू बॉटम नहीं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या हो गया, सभी समान, और तभी समान तो क्या हुआ, चीजों को देखने का व्यक्तियों का नजरिया बदल गया। इससे भी समाज अपने आप में भी रिफॉर्म होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो, राजनीतिक कारण। ये टॉपिक पॉलिटी में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, राजनीतिक, ये सोशल जस्टिस में भी आएगा, ये आपके फोर्थ पेपर में भी आएगा। राजनीतिक कारण क्या रहा जाति व्यवस्था को कमजोर करने में, राजनीतिक कारण। देखो जजमानी व्यवस्था को कमजोर करने में राजनीतिक कारण की क्या भूमिका रही। तो राजनीतिक कारण देखो, आपने जैसे ही हमारा आधुनिक संविधान बना, तो संविधान बनने के साथ साथ हमारे यहाँ उसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई, वहीं वुमेन राइट्स, वहीं दलित और अन्य वर्गों को आरक्षण सहित देकर बहुत सारी रियायतें और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की प्रयास किए गए। उसी क्रम में जैसे किसी गांव में, अब ठीक से पढ़ लेना, ये बिंदु ऐसे में भी काम आएगा, सोशल जस्टिस में भी काम आएगा आपके पास, और सोसाइटी में तो आएगा ही आएगा, वहीं हिस्ट्री में भी आपके पास काम आएगा, वहीं सेकंड पेपर गवर्नेंस में भी आपके ये काम आएगा, वहीं फोर्थ पेपर इथिक्स में भी काम आएगा, वहीं एसए में भी काम आएगा। तो देखो कैसे कमजोर किया, राजनीतिक कारण क्या रहा, जाति व्यवस्था, इससे जाति व्यवस्था और
जजमानी व्यवस्था को कमजोर करने के लिए। तो जब आरक्षण आया, SC ST आरक्षण कर दिया गया, ये व्यक्ति भी इसके कारण उच्च पदों पर पहुंचना स्टार्ट हुआ। आरक्षण का कारण अलग से भी लिख सकते हैं कि आरक्षण ने किस तरीके से जजमानी व्यवस्था को कमजोर किया, या इसी में पढ़ लो क्योंकि ये भी हमारे पॉलिसी निर्माताओं ने ही राइट दिया। तो देखो वही इन्होंने क्या काम किया कि पंचायत में आरक्षण दिया, और पंचायत में जब सीटें आरक्षित कर दी तो क्या हुआ, सीटें आरक्षित करने से किसी भी गांव में 70% लोग ब्राह्मण, यहां लिखते हैं, किसी भी ग्राम में 70% लोग ब्राह्मण और 25% लोग SC और 5% लोग ST थे। तो जब ग्राम प्रधान के लेवल पे, ग्राम पंचायत के स्तर पर सीटों का आवंटन किया जाता है DM के निर्देशन में, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के रहने वाली जातिगत आधार पर ही किया जाता है और सभी को अवसर मिले ताकि सभी का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हो। उसी को देखते हुए आरक्षण का प्रोविजन किया गया और सभी लोग राजनीतिक रूप से सक्षम हो और अपनी बात को उठाने के लिए सक्षम हो। तो इसीलिए ये सभी आरक्षण के प्रावधान किए गए। यानी कि अगर ये ना होते तो यहाँ पे हमेशा ग्राम पंचायत प्रधान यही होता, ब्राह्मण, क्योंकि इसका वोट बैंक सबसे अधिक है। और प्राचीन समय से जजमानी व्यवस्था क्या करती थी, जाति व्यवस्था को मजबूत करती थी। और जब जातिगत आधारित वो होते इलेक्शन, तो यानी कि एक बहुत बड़ा तबका यानी कि इन माइनॉरिटी के ऊपर शासन करता और इनका प्रताड़ित होना तय था। वहीं प्रताड़ित होने के साथ साथ हो सकता था कि इनको उस गांव से निकाला भी जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, मेजोरिटी में। तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ खबरें भी आई कि इनको टॉर्चर करके गांव को वहां से छोड़ना के लिए बाध्य कर दिया। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माता बहुत ही व्यापक सोच रखने वाले थे। इसलिए उन्होंने क्या समझा कि अगर यही प्रक्रिया बनी रही कि जो प्राचीन समय से होता आ रहा है वही आगे भविष्य में भी होगा, तो क्यों ना इसको यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और जब आरक्षण का प्रावधान किया और प्रधान के स्तर पर चुनाव की घोषणा हुई और वही सीट किसकी आई, नॉमिनेट कर दी गई कि इस सीट पर SC चुनाव लड़ेंगे। तो सरपंच साहब जैसे ही बन के आए, कुमारी सावित्री, तो जैसे ही सावित्री जी सरपंच बन के आई और वही जो ब्राह्मण साहब थे उनका नजरिया इसके प्रति देखने में बदल चुका। तो यानी कि राजनीतिक कारणों की वजह से किस तरीके से जजमानी व्यवस्था पर चोट हुई, यह आप अब समझ गए होंगे। तो यानी कि शासन किसने किसके ऊपर बैठकर किया, ब्राह्मणों के ऊपर शासन किसने किया, एक SC ने। जबकि आज से प्राचीन समय में तुम देखना, मैंने आपको क्रम पढ़ाया था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ आता था, डाउन में सबसे, कहाँ गया, टॉप पे सबसे। तो इसीलिए राजनीतिक कारण ने किस पे भी चोट की, जजमानी व्यवस्था पर। तो जजमानी व्यवस्था में राजनीतिक कारण की क्या भूमिका रही, समझ गए सभी? ठीक, इसको रख करते हैं। अब देखो, यानी कि जो जजमानी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि हमारी यही थी व्यवस्था, ये हर जगह पे थी, तो पूरे विश्व में थी एक तरीके से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो जजमानी व्यवस्था जो थी, ये तो आपने पढ़ लिया कि भारत में कैसे ये कमजोर होती गई। अब देखो जजमानी व्यवस्था, कार्य विभाजन, एक तरीके से कार्य विभाजन या जजमानी व्यवस्था, यानी कि कार्य विभाजन इसमें क्या था हमारे यहाँ और विश्व में। तो हमको ये देखना पड़ेगा जजमानी व्यवस्था में जो कार्य विभाजन किया गया था वो हमारे यहाँ किस तरीके से था और पूरे यूरोप वगैरह में किस तरीके से था। तो दोनों की तुलना करने के लिए आ सकती है कि हमारे यहाँ, जैसे प्रश्न आएगा कि हमारे यहाँ जजमानी व्यवस्था जड़ता का शिकार हुई जबकि यूरोप में
वह मॉडर्नाइजेशन का आधार बनी। कैसे लिखोगे? यानी कि देखो प्रश्न इसी तरीके से आएगा कि भारतीय संस्कृति में जजमानी व्यवस्था जड़ता का शिकार बनी, वहीं इसी तरीके की व्यवस्था यूरोप में मॉडर्नाइजेशन का आधार बनी। आ सकता है प्रश्न। तो देखो अब हम इसको डिफाइन करेंगे, कार्य विभाजन कैसे था जजमानी व्यवस्था में भारत में और यूरोप में। यूरोप और भारत तो तुलना तो कर ही सकते हैं दोनों विश्व में पूरे देशों की। तो देखो यहाँ क्या थी ये व्यवस्था, जो कार्य की व्यवस्था थी वो कैसी थी? वैधानिक। और यहाँ क्या थी? धर्म कर्म पुनर्जन्म पर आधारित थी। तो जब देखो यहाँ क्या वैधानिक, यहाँ धर्म कर्म पुनर्जन्म पर अगर कोई व्यवस्था होगी तो एक बात बताओ, कोई वैधानिक है और एक इन पर आधारित व्यवस्था है, तो चेंज करना किसको आसान है? इसको बदलना आसान है या इसको बदलना इजी है? देखो इसको बदलना इजी है लेकिन इसको बदलना बहुत कठिन है। क्यों? यहाँ क्या बाधक बनेगा? धर्म कर्म पुनर्जन्म, तीनों ही बाधक तत्व है, लेकिन यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ श्वेत अश्वेत का कुछ रेसिज्म का मैटर था, वो हम अलग पढ़ेंगे जब आपको श्वेत अश्वेत का टॉपिक पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ एक तरीके से वैधानिकता, तो यहाँ नियम कानून में परिवर्तन करना बहुत आसान, यहाँ नियम कानून में परिवर्तन करना बहुत कठिन। और दूसरा, भारत के अंदर कर्म कांड पर आधारित कुछ भी अभी तक उसका कोई विकल्प नहीं मिल पाया। कर्म कांड का मतलब कर्म कांड में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सभी क्या है कि उनका कोई दूसरा विकल्प अभी तक नहीं पाया है। तो देखो धर्म कर्म पुनर्जन्म, यानी कि यहाँ कर्म क्या था? जैसे कुछ जातियां कुछ कर्म पुनर्जन्म, तो इसमें क्या होता था? यहाँ तो चलो वैधानिक था, इसकी तो हमको बस इतना रेफरेंस लेके सीखना था कि यहाँ कैसी और वहाँ कैसी। मेन आएंगे अपने टॉपिक पर। यहाँ क्या होता था कि कुछ जो कम्युनिटी जातियां होती थी, कैसी व्यवस्था थी? जजमानी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि कोई भी कार्य जो कम्युनिटी जाति होती थी, कुछ अशुभ काम हो जाता था या अशुभ काम के साथ साथ किसी के घर पर मृत्यु हो गई या किसी के घर पर बच्चे ने जन्म ले लिया, तो बच्चे ने जन्म ले लिया, धार्मिक कर्मकांड इतने ज्यादा थे कि अगर कोई उच्च जातियों के यहाँ ये दोनों कार्य हो गए तो वहां क्या होता था कि ये जातियां कुछ समय के लिए क्या हो गई? अशुद्ध। और कुछ समय के लिए अशुद्ध हो गई, तो इसको शुद्ध करने के लिए कौन आई आगे आई? यानी कि यही जातियां कम्युनिटी जातियां आगे आई इनको शुद्ध करने के लिए। आपने देखा होगा, देखो मैं सोसाइटी आपको पढ़ाऊंगा जो आप चारों साइड देख रहे हो। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो हमारे यहाँ सारी होती है, क्या ये भी यूपीएससी पूछती है? भाई ये भी यूपीएससी पूछती है, क्योंकि आपको इसी सोसाइटी के अंदर आकर काम करना है और उनको जिनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनको क्या करना है? न्याय दिलवाना है। तो न्याय तभी दिलवाओगे कि किस स्तर पर, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैंने इसका इस तरीके से शोषण किया है, वो आपको अपने विवेक से स्टडी करना होगा कि इस आधार पर हुआ है या नहीं हुआ है, तभी तो आप उसको न्याय दिला पाओगे। तो देखो यहाँ क्या होता था, या तो किसी के घर पे मृत्यु होगी उच्च कास्ट में, या क्या हुआ कि किसी के घर पे बच्चे ने जन्म ले लिया, तो वो कुछ समय के लिए उच्च जातियां क्या होगी? पूरा परिवार या उनका पूरा खानदान अशुद्ध। तो इसको शुद्ध करने के लिए कम्युनिटी जाति आगे आती थी, ये काम इनका था, तो ये क्या काम करती थी? इनको शुद्ध करती थी। यानी कि जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती थी तो कुछ जैसे कपड़े वगैरह होते थे कुछ व्यक्तियों के, उनके बेड वगैरह को साफ करना, वो सब चीजें कौन सी जातियां करती थी? ये कम्युनिटी जाति। उसके बदले में इनको कुछ आर्थिक अनाज या कुछ पैसे दे दिए जाते थे। मोस्टली ज्यादातर क्या मिलता था इनको? अनाज। तो ये यानी कि जो अशुद्धता है वो इन्होंने क्या ली? अपने ऊपर ले ली। तो यानी कि इनको तो शुद्ध कर दिया, जो अशुद्धि थी वो कहाँ चली गई? इन कम्युनिटी जातियों पर। जैसे हमारे यहाँ तुम देखते होंगे जब किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या करते हैं
जो उसके ऊपर हम लोग कफन डालते हैं, तो कहीं पर कौन लोग आते हैं, उनको जमींदार लोगों को वो कफन दे दिए जाते हैं। वहीं उसी स्तर पर कहीं कुछ जातियों में परंपरा है अनाज के पूजन की। अनाज पूजा जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस अनाज को खुद नहीं खाया जाता, यानी कि स्वयं नहीं खाते, तो उसको किसी भी जमींदार जाति को, जमींदार बोले तो आप सभी समझ रहे होंगे, SC ST में दे दिया जाता है। तो देखो ये कितनी गंदी परंपरा है। इस अनाज में क्या अशुद्धि हुई? कुछ भी अशुद्धि नहीं हुई। इसका मतलब तो ये भी तो प्राणी भगवान ने बनाया है, और ये भी प्राणी। अशुद्धि अशुद्धि तो ये हमने अपने स्तर पर की हुई है, बाकी भगवान की तरफ से या नेचर की तरफ से तो कोई अशुद्धि इसमें दिखाई नहीं पड़ती। तो इसीलिए एक तरीके से क्या थी, ये भी तो कुरीति है। वहीं पे देखो, जैसे किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस स्तर पर भी क्या होता है, किसी भी ढोल वालों को बुलाया जाता है और वो ढोल बजाते हैं। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है, कई अदर कम्युनिटी जातियाँ, प्रॉपर रूप से तो मुझे इस चीज़ का ये तो पता नहीं कि वो आके क्या करते हैं वहाँ पर, लेकिन आते हैं और वो पूजा हुआ, जो पूजन होता है उसका सामान लेकर जाते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि वो जो बच्चा हुआ, उसने जो घर में अशुद्धि उसकी होने की वजह से आई, तो यानी कि उसको शुद्ध करने के लिए पूरे परिवार और घर को ये अशुद्ध चीज उतार कर उनको दे दी गई। तो यानी कि अशुद्धि किस पर चली गई, निम्न कम्युनिटी कास्टों पर। तो इसीलिए जो ये स्ट्रक्चर उस तरीके से बनी गई थी, और इसका आज तक कोई विकल्प भी नहीं है कर्मकांड का। तो इस तरीके से इसने भी क्या किया, जजमानी व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक पक्ष थे जो आज भी देखो कमजोर तो होगी, प्रतीकात्मक रूप से है कर्म वगैरह के आधार पर, लेकिन इसका विकल्प आज तक भी नहीं मिला कर्मकांड का। तो इसका सहारा लेकर आज भी उस तरीके की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, बाकी टॉपिक मैं आपको यहीं से नेक्स्ट टॉपिक कल कराऊंगा। जजमानी व्यवस्था मैंने आज आपको पढ़ाया पूरा का पूरा, ठीक। और जजमानी व्यवस्था को आप ठीक से पढ़ लेना। जजमानी व्यवस्था एक सिंपल बता रहा हूँ दोबारा से, देखो इसका एक ओवरव्यू। जजमानी व्यवस्था वह थी जिसमें कुछ निम्न जातियां इकट्ठी होकर समूह में एक तरीके से अपनी सेवा देती थी। उन जातियों को, समूह को कमीण जाति कहता था। इसमें ब्राह्मण को छोड़ दिया जाता था, यानी कि उच्च जातियों को जो सेवा देती थी उसके बदले इनको अनाज दे दिया जाता था और वहीं पर इनसे काम कराया जाता था। तो इसने क्या किया, जाति व्यवस्था को मजबूत किया। धीरे धीरे इसको कमजोर करने के क्रम में, जैसे ही आर्थिक कारण में हमने पढ़ा औद्योगिकरण और मौद्रीकरण और व्यवसाय का वाणिज्यीकरण, उसने इस पर चोट की, उस वजह से ये कमजोर हुई। वहीं इसके साथ साथ जब व्यक्ति शैक्षिक रूप से शिक्षित हुआ तो उसने भी इसको कमजोर किया। वहीं समाज का पूरे का देखने में इसके प्रति नजरिया चेंज हुआ, तो यानी कि सामाजिक कारणों ने भी इसको कमजोर किया। वहीं राजनीतिक रूप से मैंने आपको पढ़ाया राजनीतिक रूप से कैसे कमजोर हुई, यानी कि जो हमने आरक्षण की व्यवस्था पढ़ी पंचायतों के माध्यम से या अन्य किसी भी स्तर पर, यानी कि उसमें सभी को समान अवसर मिले, और समान अवसर मिलने से किसी भी मेजोरिटी के शासन के ऊपर एक माइनॉरिटी का शासन होने के कारण उसका भी नजरिया अपने आप में कमजोर हुआ। अब मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक इसी का, यहीं से सोसाइटी का सेकंड लेक्चर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर परसों पढ़ाएंगे, या कल मैं डाल दूंगा, परसों डाल दूंगा या कल डाल दूंगा। आप अपनी स्टडी का इससे मेंस का प्रश्न अब लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर जितना मैंने पढ़ा दिया बहुत सारे मेंस के प्रश्न बनेंगे। मैं आपको लिखने जा रहा हूँ मेंस के प्रश्न, और आप अपनी कॉपी पेन निकालिए और उनको लिखते जाइए। लिखो प्रश्न नंबर 1, भारत में जजमानी व्यवस्था, भारत में जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसने जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया? इसने जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया? समीक्षा कीजिए 150 शब्दों में। ओके, दूसरा प्रश्न लिखिए,
दूसरा प्रश्न लिखिए, पहला लिखो, मैं बोलता हूँ यहीं पे लिख दूंगा दूसरा प्रश्न, लिखो फटाफट आप। पहला प्रश्न देखो, मैं बोल रहा हूँ दोबारा फिर से, भारत में जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरा, जात इस क्या है विशेषता क्या थी? इसने जाति व्यवस्था को कैसे मजबूत किया, समीक्षा कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न मैं लिख रहा हूं, इसको रख कर दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 2, भारत में जजमानी व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इसको लिखिए 200 शब्दों में, 200 शब्दों में। और लिखना हो तो और लिखवा दूंगा क्वेश्चन। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो जजमानी व्यवस्था से जो लास्ट टाइम आया था बिहार में, लिखो। लिखो आप, भारत में जजमानी व्यवस्था, या लिख ही देता हूं, देखो